12 सब्जेक्ट मैथ का आपका टॉपिक तीसरा समाप्त हो गया था, मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर 4, सारण डिटरमिनेंट। सॉरी, कई बच्चों की डिमांड है कि चैप्टर 4 के स्थान पर चैप्टर 6 कराया जाए। चैप्टर नंबर 6 की डिमांड है, तो मैं चैप्टर नंबर 6 आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। जरा ध्यान दें। चैप्टर 6 है आपका सातत्वता और अवकलनीयता। तो सातत्वता और अवकलनीयता करने से पहले आपको 11th का टॉपिक सीमा लिमिट का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो पहले मैं आपको चैप्टर 11 का चैप्टर है आपका सीमा लिमिट को समझा रहा हूँ, तब मैं सीनियर का चैप्टर 6 स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप गौर करें लिमिट सीमा क्या चीज है। तो टॉपिक है आपका सीमा। सीमा में पहली बात आती है कि सीमा को प्रदर्शित करने का तरीका एवं आप सीमा को प्रदर्शित करने का तरीका एवं आप। तो लिमिट को हम 9 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। लिमिट ध्यान दें, LIMIT लिमिट x टेंडिंग टू a, LIM लिमिट x टेंडिंग टू a, LP लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a लिमिट x टेंडिंग टू a लिमिट और x टेंडिंग टू a लिमिट L लिमिट x बराबर a, लिमिट x बराबर a और लिमिट x बराबर a। तो मेरा कहने का जो अर्थ है यहाँ पर कि लिमिट की फुल फॉर्म में लिख सकते हैं LIMIT लिमिट, शॉर्ट में लिख सकते हैं LIM लिमिट, और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं आप LP का अर्थ है लिमिट। तो लिमिट को आप देख रहे हैं 9 तरीके हैं आपके सामने, किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके सिलेबस में जो यूज किया गया है वो किसको लिखा गया है, लिमिट x टेंडिंग टू a, और हम अधिकांशतः जो हम यूज करते हैं इसका सब उपयोग करते हैं LP x टेंडिंग टू a यानी लिमिट। कंडीशन में भी अधिकांशतः क्या लिखा होता है LP। तो आप LIM भी लिख सकते हैं और LP भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये 9 तरीका है। लिमिट को आप एरो के चिन्ह के ऊपर भी लिख सकते हैं, एरो का चिन्ह नहीं लगाना चाहते या बराबर का चिन्ह लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझने का प्रयास करें। अब बात आती है सीमा लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू a को मैं परिभाषित कर रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू कितना है a। सपोज करो सीमा की जो चौरासी है x का मान किसकी ओर अग्रसर है, 1 की ओर अग्रसर है। तो लिमिट की जो चौरासी है x का मान पूर्णतः 1 की ओर अग्रसर नहीं होता है, 1 के निकटतम सामिप्य मान की ओर अग्रसर रहता है। अब 1 का निकटतम सामिप्य मान 0.99 या 1.01 है। वह देखते हैं लिमिट की जो चौरासी है x क्या है आपका चौरासी x का मान पूर्णतः 1 की ओर अग्रसर नहीं होता है, 1 के निकटतम सामिप्य मान की ओर अग्रसर रहता है। 1 का निकटतम सामिप्य मान 0.99 या 1.01 होता है। अब यदि सीमा का मान 1 से कैसा है कम, तो 1 से कम है तो इसको कहते हैं
सीमा कहते हैं बेटा बाईं सीमा LH है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, और एक से अधिक है 1.01, इसे कहते हैं RH है, राइट हैंड लिमिट्स। ठीक, तो दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो बात आती है कि सीमा कितने प्रकार की होती है। सीमा दो प्रकार की होती है, एक दाईं सीमा और एक बाईं सीमा। ठीक, अब दूसरी बात आती है लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है। अभी बात करता हूं दाईं और बाईं सीमा के बारे में, लेकिन टॉपिक आपका चल रहा है सीमा। ठीक, तो बात आती है कि लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है। लिमिट का प्रयोग अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। लिमिट का प्रयोग क्यों करते हैं? अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने के लिए। अब बात आती है कि अनिर्धारित रूप क्या होते हैं। अनिर्धारित रूप किसे कहते हैं? संख्याओं का ऐसा रूप जिन्हें हम गणितीय रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, विस्तार नहीं कर सकते, अनिर्धारित रूप कहलाते हैं। कैसे रूप कहलाते हैं बेटा? अनिर्धारित रूप कहलाते हैं। ये अनिर्धारित रूप कितने होते हैं? 7। अनिर्धारित रूप कितने होते हैं? 7 रूप होते हैं अनिर्धारित के। कौन कौन से? 0/0, अनंत/अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0/अनंत, 1 की घात अनंत, 0 की घात 0 और अनंत की घात 0। समझ आ गया? दोबारा फिर देख रहे हैं कि लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है। अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने के लिए। अनिर्धारित रूप क्या होते हैं, किसे कहते हैं? व्हाट इज द अनिर्धारित रूप? इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होता है अनिर्धारित रूप? कि संख्याओं का ऐसा रूप जिन्हें हम गणितीय रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, विस्तार नहीं कर सकते, वो अनिर्धारित रूप कहलाते हैं। ये अनिर्धारित रूप कितने होते हैं? 7। सातों रूप आपके सामने हैं। 0/0, अनंत/अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0/अनंत, 1 की घात अनंत, 0 की घात 0 और अनंत की घात 0। इन सातों अनिर्धारित रूपों में से यदि कोई सा रूप आपके सामने आ जाए तो आप तुरंत समझ जाएं कि ऐसा रूप है अनिर्धारित रूप है। ठीक, परंतु इन सातों रूपों में इन 6 रूपों को छोड़ करके, इन 6 रूपों को छोड़ करके 0/0 रूप एक आधारभूत रूप है। 0/0 रूप एक कैसा रूप है? आधारभूत रूप है। जब हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं, सीमा ज्ञात करते हैं, तो सीमा ज्ञात करते समय यदि 0/0 रूप को छोड़ करके इन 6 रूपों में से कोई सा रूप आता है तो पहले इन 6 रूपों को हम 0/0 रूप में कन्वर्ट करते हैं, 0/0 रूप में परिवर्तित करते हैं। जब तक 0/0 रूप नहीं आएगा तब तक हम अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने की विधियों का यूज नहीं कर सकते। सीमा के परिकलन की जो विधियां हैं आगे आएंगी, अब बताऊंगा मैं आपके लिए। सीमा के परिकलन की कितनी विधियां हैं? 5। मैं बताऊंगा। लाभ 7 रूपों पर विचार करें। ठीक, मैं बता चुका हूं, याद रहना चाहिए। सवाल हल करते समय ये 6 रूपों में से कोई सा रूप आ रहा है तो पहले उसे आप 0/0 रूप में परिवर्तित करें। अब 0/0 रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं जरा गौर करें। कि आपका आ गया अनंत/अनंत। इतना और बता दूं, आज से लगभग 5-6 साल पहले जो बुक चला करती थी, 2011 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2011 बारे में, उससे पूर्व जो बुक चला करती थी 11th और 12th की, उसमें ये 7 अनिर्धारित रूप थे। कितने रूप थे? 7।
जीरो बटे जीरो। बहुत ही कम चांस है कि जीरो इंटू अनंत का भी यूज होता है, हालांकि आपके पास का जीरो बटे जीरो भी आपके सिलेबस में चलता है, परंतु आप कंपटीशन में जाओगे तो वहां आपके सातों रूप दिखाई देंगे। लेकिन सातों रूपों पर विचार करना आप गौर करें कि यदि सवाल करते समय अनंत बटे अनंत रूप आ रहा है तो अनंत बटे अनंत रूप को हमें काय में कन्वर्ट करना है, जीरो बटे जीरो रूप में कन्वर्ट करना है। जीरो बटे जीरो रूप में कैसे करेंगे? कहीं अनंत जिसका मान है, अनंत लिमिट लगाने पर जिस फलन का अनंत मान आ रहा है उसे हम क्या लिखेंगे? 1/0। क्या लिखेंगे बेटा? 1/0। और इस अनंत को भी हम क्या लिखेंगे? 1/0। देखें ना, अब इसको सॉल्व करने पर भाग वाली संख्या गुणा में पलट जाएगी तो क्या रूप आ जाएगा? 0/0। अनंत बटे अनंत को हमें परिवर्तित करना था 0/0 रूप में, हो गया। लेकिन इसका भावार्थ समझिए, अनंत को 1/0 नहीं लिखना है कि लिमिट लगाते समय जिस फलन की या जिस फलन का मान अनंत आ रहा है उस फलन को हम क्या लिखेंगे? 1/0। जैसे 10 है, और 10 का वेक्टर मान क्या होता है? अनंत होता है। 10π/2 की वैल्यू क्या होती है? अनंत। समझा होगा मैं, है ना? तो हम 10 का मान अनंत आ रहा है यार, तो हम 10 को लिख देंगे 1/cos। 10 का उल्टा क्या होता है? cos। समझ गया, है ना? इसी तरह जिस फलन का मान अनंत आता है उसे 1/0 में तोड़ देना होगा ताकि वो अनंत बटे अनंत किसमें बन जाएगा? 0/0। ठीक। अब यदि आपका आता अनंत माइनस अनंत रूप आता है तो इस अनंत को लिखेंगे 1/0 माइनस इस अनंत को लिखेंगे हम 1/0। समझ में आ गया? और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 एलसीएम आ जाएगा। 0 का आप समझ रहे हैं, अनंत कोई फलन है, किसी फलन की वैल्यू है अनंत, और ये भी अनंत किसी फलन की वैल्यू है। इस फलन को लिखना है 1/0 में और इस फलन को भी लिखना है 1/0 में, और दोनों फलनों के बीच में काय का चिन्ह है? माइनस का। तो इन दोनों फलनों का आप क्या लेना होगा? एलसीएम। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 1 - 1 कितना आ गया? 0। 0/0। समझ आ गया? कौन सा रूप आ गया? 0/0। तो अनंत माइनस अनंत को 0/0 रूप में कन्वर्ट करना आप सीखे। ठीक। अब आ जाओ, आपका रूप आता है 0 × अनंत। अब 0 × अनंत को हमें किसमें परिवर्तित करना है? 0/0 रूप में परिवर्तित करना है। तो 0 तो है ही, ये जो अनंत आपकी जिस फलन की वैल्यू है उस फलन को लिखेंगे हम 1/0। क्या लिखेंगे? 1/0। हो गया 0/0। 0 × अनंत को किसमें तोड़ा? 0/0 रूप में तोड़ा। अगर कैसे तोड़ा आप समझिए। ठीक भाई, ये मान नहीं है, ये फलन है। क्या चीज है बेटा? फलन। उदाहरण दूंगा मैं आपके लिए, जैसे आपका एग्जांपल दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, और दे दिया sin x into cot x, sin x into cot x, है ना। अब इसमें आप लिमिट लगा दो। क्या लगा दो? लिमिट। लिमिट लगा रहे हैं, x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? 0। इसमें x का मान 0 रखो, sin 0 का मान 0 इनटू, अब cot 0 का मान अनंत, x की वैल्यू 0 रखी होंगे, आगे अनंत। तो लिमिट लगाने पर कैसा रूप आ रहा है? अनिर्धारित। कैसा रूप आ रहा है? अनिर्धारित आ रहा है, नहीं आ रहा? तो बात आती है लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने के लिए। परंतु अनिर्धारित रूप हमारा कौन सा होना चाहिए? 0/0 रूप में चाहिए। तो सबसे पहले हम सवाल को 0/0 में
और x को लिख दिया 1/10x। अब इसमें आप लिमिट लगा के देखो कौन सा रूल आ रहा है। x की वैल्यू आपने 0 रखी, रख दो 0, sin 0 का मान 0 और tan 0 का मान 0, आ गया 0/0। बोलो आया कि नहीं आया, समझ आ गई। 0 इनटू अनंत को भी हम 0/0 में परिवर्तित कर सकते हैं। इन अनंतों का आप समझते होंगे, नाम अनंत है लेकिन भावा ध्यान कहा जाएगा फलन, फलन को तोड़ना होगा। अब रह गए बाकी के 3 रूप आपके सामने दिख रहे हैं। a की घात अनंत, 0 की घात 0 और अनंत की घात 0। तो इन तीनों रूपों में फलन की घात फलन है, ओवर है कि नहीं, और फलन की घात फलन को हम बिना लॉग के हल नहीं कर सकते। समझ आ गई। तो कलन में भी याद रहे कि यदि फलन की घात फलन है तो हमेशा दोनों पक्षों का क्या लिया जाता है, लॉग। लॉग लेकर के हल करना होगा। आप जानते हैं इस चीज को कि लॉग लेने पर ओवर कहा जाती है लॉग के आगे। 11th में पढ़ चुके हैं लघुगणक, घातांक नियम, लघुगणक के नियम, है ना। तो ओवर कहा जाती है लॉग के आगे। समझ आ गया। ये हो गया आपके 6 रूपों को 0/0 रूप में परिवर्तित करना। अब बात आती है, वापस वहीं पहुंचो कि लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है। लिमिट का प्रयोग अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने के लिए किया जाता है, करते हैं ना। अब अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने की कितनी विधियां हैं, 5 विधियां हैं। टॉपिक है आपका सीमा के परिकलन की विधियां। सीमा के परिकलन की विधियां। सीमा के परिकलन की कितनी विधियां बेटा, 5 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। नंबर 2 है बेटा प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3 है आपका परिमेयकरण या द्वैपरिमेयकरण विधि। और नंबर 4 है आपकी सीधी प्रसार विधि। और नंबर 5 है आपका DLHR विधि। DLHR डेल हॉस्पिटल नियम, DLHR डेल हॉस्पिटल नियम। लेकिन अब आपका जो सिलेबस चल रहा है, NCERT की जो बुक चल रही है आपकी, उसमें या RBSC में केवल कितनी विधियों का है ज्ञान, केवल 4 विधियों का ज्ञान है। DLHR विधि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। समझ आ गया। सवालों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब हम सीमा का मान ज्ञात करते हैं तो सीमा का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में विधि का नाम नहीं लिखता है। वो ये नहीं कहेगा, टॉपिक चल रहा है ना सीमा के परिकलन की विधि, है ना। तो सवाल में वो ये नहीं कहेगा कि गुणनखंड विधि से हल करो, कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, कि परिमेयकरण विधि से हल करो, कि सीधी प्रसार विधि से हल करो। ऐसा कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सवाल में कौन सी विधि का यूज करेंगे। ये पहचान आपसे आनी चाहिए, पहचान करनी होगी कि किस सवाल में कौन सी विधि काम करेगी। तो इन विधियों की आप पहचान समझें। गुणनखंड विधि की क्या पहचान है आपकी, ठीक। 12th का टॉपिक है सातत्यता और अवकलनीयता, लेकिन यूज इनका होता है कि ये ज्ञान होना अति आवश्यक है, बेस है आपका। 11th का ही टॉपिक है हालांकि। तो गुणनखंड विधि की पहचान बता चुका हूं, याद होगी। क्या पहचान है कि दिया गया फलन परिमेय बीजीय फलन हो। कैसा फलन हो,
भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए, परंतु हर इज नॉट इक्वल टू 0 पर में दीजिए फलन है क्या? तो अंश बटे हर हो, पर में दीजिए फलन हो। यदि अंश के गुणनखंड हो रहे हैं तो अंश के गुणनखंड कर दो, हर के गुणनखंड हो रहे हैं तो हर के गुणनखंड कर दो, दोनों के गुणनखंड हो रहे हैं तो दोनों के गुणनखंड कर दो, और उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दो और लिमिट लगा दो, अनिर्धारित रूप समाप्त हो जाएगा। समझ आ गया? गुणनखंड विधि की क्या पहचान है कि दिया गया फलन पर में दीजिए फलन है, अंश के गुणनखंड है तो अंश के गुणनखंड कर दो, हर के गुणनखंड संभव है तो हर के गुणनखंड कर दो, और दोनों के गुणनखंड हो रहे हैं तो दोनों के गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने के पश्चात उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दो, अनिर्धारित रूप समाप्त हो जाएगा। और एग्जांपल दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है बेटा। अब आप सबसे पहले सवाल करने से पहले हमारा लक्ष्य रहता है कि लिमिट लगा के देखना, लिमिट को रख के देखो, रखने पर यदि अनिर्धारित आता है तो ही सीमा के पाठ्यक्रम की विधियों का चयन करना होगा, पर लिमिट लगाने पर यदि अनिर्धारित रूप नहीं आता है, अनिर्धारित रूप नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगा? सीमा का मान ही कहलाएगा, सीधे लिमिट लगा देनी होगी। ठीक, लेकिन मैं अनिर्धारित रूप बता चुका हूँ, 7 रूप है, 7 रूपों में से भी कोई सा रूप आता है तो वो अनिर्धारित रूप है। इनके अलावा यदि और कोई मान आता है तो वो सीमा का मान कहलाता है। ठीक, अब इसमें लिमिट लगा के देखो, x का मान आप कितना धर दो? 2, x की वैल्यू 2 धरेंगे यहाँ, 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 4 0, नीचे 2 रख रहा है, x बराबर 2, 2 माइनस 2 0, कौन सा रूप आ रहा है? 0 बटे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा? और लिमिट लगाने पर कैसा रूप आया? अनिर्धारित रूप। बात आती है कि लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने के लिए है, और अनिर्धारित रूप को समाप्त करने की कितनी विधियां बताएंगे आपके सामने? 5। अब इन 5 विधियों में से सवाल की पोजीशन देख करके ये बताना होगा कि कौन से सवाल में कौन सी विधि लागू होगी। तो सवाल देख रहे हैं आप, पढ़ने दीजिए फलन है, अंश बटे हर है, बीजीय है या नहीं है? तो गुणनखंड यदि हो रहे हैं गुणनखंड कर दो, देखो अंश के गुणनखंड संभव है कि नहीं? लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड कर दो, क्या करते होंगे? x प्लस 2 और x माइनस 2 जानते गुणनखंड करना, बटे में है x माइनस 2, केवल अंश के गुणनखंड है ओनली, अंश के गुणनखंड कर दिए, हर का कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, छोटे को उतार दिया। यदि गुणनखंड संभव है तो आप गुणनखंड कीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दो, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। अब शेष में आप लिमिट लगा, x की वैल्यू कितनी रख दो आप? 2, x बराबर 2 रखो यहाँ, 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। यूज ऑफ लिमिट्स, तो लिमिट सीमा, इस सीमा का मान कितना आ गया? 4। क्या ये 4 अनिर्धारित है? नहीं, ये क्या चीज का? सीमा का मान है। समझ आ गया? ये विधि हो गई आपकी कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। ठीक, नेक्स्ट विधि, ये सारी विधियां मैं आपको 11 में बता चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो अब है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि की क्या पहचान है? सीधी सीधी पहचान बता दूं आपको अपनी भाषा में कि लिमिट सपोज कर रहा हूँ x टेंडिंग टू क्या है? 1 a,
यदि सवाल में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन में चर राशि में से मान घट रहा हो, यानी x-1 दिखाई दे जाए, या मान में से चर राशि घट रही हो, यानी कि x-1 दिखाई दे जाए या 1-x दिखाई दे जाए, कुछ भी हो सकता है। x टेंडिंग टू 2 है, सवाल में x-2 दिखाई दे जाए या 2-x दिखाई दे जाए, तो तुरंत समझना कौन सी विधि काम करेगी, प्रतिस्थापन विधि। समझ आ गई? कौन सी विधि काम करेगी तो प्रतिस्थापन विधि। जैसे अभी मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन कराया था, उसी क्वेश्चन पर आप विचार करें कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 - x - 2 में आपने लिमिट लगाई थी, कौन सा रूप आया था, 0/0 आया था ना बेबी। आज सवाल में गौर करो, हम पहचान करना चाहते हैं कि सिर्फ प्रतिस्थापन विधि लागू हो सकती है या नहीं, बताओ। हो सकती है। देखो x टेंडिंग टू 2 है ना, या तो सवाल में x-2 दिखाई दे जाओ या 2-x दिखाई दे जाओ, तुरंत पकड़ लेना कौन सी विधि काम करेगी, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो x-2 दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, दे रहा है ना, तुरंत समझ गए हम कौन सी विधि काम कर रही है, हमें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बनाते कैसे हैं, जरा ध्यान में। x टेंडिंग टू कितना है, 2, तो x के स्थान पर आप क्या रख दो बेटा, 2 + h। यह h इस 2 की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म राशि है, अति अल्पमान है। h का मान तो हमेशा के लिए 0 की ओर अग्रसर रहता है, h का मान हमेशा किसकी ओर अग्रसर रहता है, 0 की ओर अग्रसर रहता है। क्यों रहता है, इसका कारण बता दूं कि x टेंडिंग टू कितना है, 2। अब प्रतिस्थापन लगा रहे हैं, x के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, 2 + h। कि जब सवाल x के पदों में था तब लिमिट x के चर राशि क्या थी, लिमिट थी x। अब हमने x के स्थान पर क्या रख दिया, 2 + h। क्या रख दिया हमने, 2 + h। किसके स्थान पर रखा, x के स्थान पर। तो अब सवाल किसके पदों में हो जाएगा, h के पदों में। तो हमें लिमिट टाइप की चाहिए अब h, है ना। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दो, x = 2 भागे यहाँ कर दो, 2 = 2 + h, 2 से 2 कट गया, h बराबर क्या आ गया, 0 है। तो h का मान तो हमेशा के लिए 0 की ओर अग्रसर रहता है, ठीक। तो x के स्थान पर आप क्या रख दो, 2 + h। तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0। लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0। तो x के स्थान पर 2 + h रखा है हमें, 2 + h का होल स्क्वायर -4 बटे में 2 + h - 2। 2 से 2 कट गया, सॉल्व कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब तक सॉल्व करते रहना, जब तक निर्धारक समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तो 2 + h का होल स्क्वायर कर दो, बोलते ना 1 + b का होल स्क्वायर, बोलो 4 + 4x + h² - 4/h। 4 पे 4 कर गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ऊपर से h को आप क्या ले लो, कॉमन, क्या बचेगा, 4 + h/h। h के h कट गया और लिमिट लगा दो, h का मान क्या था, 0। 4 + 0 कितना आ गया, 4। सीमा का मान कितना आ गया, 4। समझ आ गया। इसी सवाल को हमने गुणनखंड विधि से हल किया था, तब भी सीमा का मान कितना आया, 4। और प्रतिस्थापन विधि से भी किया तो कितना आ गया, 4। दोनों की पहचान समझ में आ गई होगी।
तीसरी विधि है बेटा परिमेयकरण या द्वैपरिमेयकरण विधि। परिमेयकरण विधि की क्या पहचान है? यदि दिया गया सवाल हमारा फलन किसमें रखा हुआ हो, कर्णी चिन्ह लगा हुआ हो, यदि सवाल पर कर्णी चिन्ह लगा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाना कौन सी विधि काम करेगी, परिमेयकरण। समझ आ गया? बस सब एक खास बात याद रखें कि लिमिट अनंत की ओर अग्रसर नहीं होनी चाहिए। सवाल पर कर्णी चिन्ह लगा हुआ है, लिमिट अनंत की ओर अग्रसर है, तो वहां परिमेयकरण विधि काम नहीं करेगी। परिमेयकरण विधि तभी काम करेगी कि लिमिट अनंत की ओर अग्रसर ना हो और कर्णी चिन्ह लगा हुआ है। समझ जाना कौन सी विधि काम करती है, परिमेयकरण। और इस परिमेयकरण विधि को आप जानते हैं, नॉर्मल है, अच्छी तरह जानते हैं आप कि हमेशा संयुग्मी राशि का क्या किया जाता है, गुणा। अंश और हर में संयुग्मी का गुणा कर लो, वही क्या कहलाता है, परिमेयकरण। जैसे अंश बटे हर है, हर की संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये तो कहलाएगा परिमेयकरण। और द्वैपरिमेयकरण का अर्थ क्या है? कभी-कभी सवाल में द्वैपरिमेयकरण भी करना पड़ सकता है, सवाल की पोजीशन के आधार पर। अंश बटे हर है, हर का परिमेयकरण कर दिया, तुरंत इनटू अंश का भी परिमेयकरण कर दिया, ये दोनों का अंश का भी और हर का एक साथ परिमेयकरण कर दो, वो क्या कहलाती है, द्वैपरिमेयकरण। कौन सी विधि? द्वैपरिमेयकरण। परंतु लिमिट अनंत की ओर अग्रसर नहीं होनी चाहिए। अब यदि कर्णी चिन्ह लगा हुआ है, लिमिट अनंत की ओर अग्रसर है तो हम परिमेयकरण विधि नहीं लगाएंगे, तब हम सवाल को बना कोण में तोड़ेंगे। सवाल को किसी में तोड़ना होगा बेटा, बना कोण में तोड़ना होगा। बताऊंगा आपके सवाल आएंगे तब। और चौथी विधि है आपकी सीधी प्रसार विधि। सीधी प्रसार विधि के लिए आपको प्रसार याद करने होंगे। प्रसार को मैं लिखा चुका हूँ इलेवेंथ में, फिर भी दोबारा लिखा दूंगा कक्षा 12 के लिए, या 11th की बुक आपके पास होगी, ईयर कॉपी होगी आपके पास, उसमें से इस प्रसार विधि के जितने भी प्रसार हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लें, याद कर लें, ठीक है। सीधी प्रसार की पहचान है कि यदि सवाल में 1 + x की पावर n दिखाई दे जाओ, 1 - x की पावर n दिखाई दे जाओ, 1 + x की पावर -n दिखाई दे जाओ, या 1 - x की पावर -n दिखाई दे जाओ, या sin x दिखाई दे जाओ, cos x दिखाई दे जाओ, tan x दिखाई दे जाओ, e की पावर x हो या e की पावर -x हो, a की पावर x हो या a की पावर -x हो, या log 1 + x हो या log 1 - x हो, ये चीज आपको सवाल में दिखाई दे जाए तो तुरंत समझ जाना कौन सी विधि काम करेगी, सीधी प्रसार विधि काम करेगी। कौन सी विधि काम करेगी का, सीधी प्रसार विधि। ठीक, तो ये हो गई आपकी सीमा के प्रकार की कितनी विधियां, 4। पांचवी विधि है आपकी डीएलएचआर विधि, जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। डीएलएचआर की फुल फॉर्म है द एल हॉस्पिटल रूल्स, द एल हॉस्पिटल नियम। ठीक, लेकिन याद रहे व्यापन 4 विधियों का यूज करो, और इन चारों का यूज नहीं करते तो फिर डीएलएचआर विधि का यूज करो। अकेली डीएलएचआर जिंदाबाद है ना। अब डीएलएचआर विधि लगाते कैसे बेटा, ध्यान दें। डीएलएचआर विधि तब ही काम करेगी जब सवाल की पोजीशन अंश बटे हर हो। सवाल की पोजीशन क्या होगा, अंश बटे हर हो, आपका अनिर्धारित 0/0 होना चाहिए। डीएलएचआर विधि के लिए 0/0 का होना भी आवश्यक है। ठीक, जब आप मैं बता
रूप है, 6 रूप को पहले हम 0/0 रूप में तोड़ते हैं, तब हम मित्रों का चयन करते हैं। ठीक है, अब DLHR कैसे लगाते हैं? दिया गया सवाल अंश बटे हर हो, 0/0 रूप हो तो DLHR विधि के लिए अंश का अवकलन अंश में कर दो, हर का अवकलन हर में कर दो और तब तक करते रहिए जब तक कि निर्धारित समाप्त ना हो जाए। समझ आ गया? DLHR विधि के लिए अंश का अवकलन अंश में कर दो, हर का अवकलन हर में कर दो, u/v विधि का यूज नहीं करना है। समझ आ गया? अंश का अंश में होगा, हर का हर में होगा और तब तक करते रहिए जब तक निर्धारक समाप्त ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दिया गया सवाल अंश बटे हर है, बोला है कि नहीं, और 0/0 रूप है तो कौन सी विधि लगा दो? DLHR। तो DLHR विधि कैसे लगाओगे? अंश का अवकलन अंश में कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, अवकलन y के सापेक्ष x के सापेक्ष, चरराशि क्या है यहाँ पर? x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 4 चरराशि है, चरराशि का अवकलन 0 बटे में x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और माइनस 2 का अवकलन 0। अच्छा, कितना आ गया? 2x अपॉन 1 यानी 2x। अब अंश बटे हर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, लिमिट लगा दो, x बराबर क्या था? 2 2 धरो, 2 × 2 कितना आ गया? 4। DLHR विधि से हल किया तो सीमा का मान कितना आ गया? 4। DLHR विधि का उपयोग एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। यहाँ DLHR लगाने पर यदि अभी हमें निर्धारित रूप आ जाता तो पुनः हम फिर DLHR विधि लगाते हैं, अंश का अवकलन अंश में करते और हर का अवकलन हर में करते, और जब तक करते रहेंगे जब तक कि निर्धारित समाप्त ना हो जाएगा। एक टॉपिक हो गया आपका सीमा के परिकलन की विधि। समझ आ गया? और दूसरी खास बात बता दूं, 11th में आ चुका हूँ, इन विधियों का जब आप चुना करना चाहें तो कुछ मानक सीमाएं भी हैं, तो उन मानक सीमाओं को भी आप याद कर लें। 11th की फेयर बुक में आपके पास लिखी हुई है, या राजस्थान बोर्ड की किताब है 11th मैथ, उसमें भी लिखी हुई है। उन मानक सीमाओं को आप याद कर लें संभव हो। ठीक, ये चीज आपको रखनी होंगी तो ही आपकी सार्थकता और आपका नियता समझ में आ जाएगी, वरना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक, मेरा कहने का अर्थ होगा कि पहले इस चैप्टर को आप कंप्लीट करें, इस चीज को आप अध्ययन करें, सारी चीजें लेवल की हैं इनको एक बार दोबारा देखें, कंप्लीट करने के पश्चात अगली वीडियो में मैं सार्थकता और आपका नियता टॉपिक चालू करूँगा। ठीक है बेटा, आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ। ठीक, धन्यवाद।